हर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है उसका डिफेंस सेक्टर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर ना सिर्फ डिफेंस के मामले में बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस और ट्रेड को भी डिफाइन करता है। ठीक है। हमारा देश अभी काफ़ी पीछे, हालांकि हम काफ़ी आगे निकल गए हैं पहले के मुकाबले, लेकिन कई चीज़ों में हम पिछड़ भी रहे हैं। जैसे 1960 से पहली बार हुआ है कि हमारे पास इतने कम एयर स्क्वाड्रंस हुए हैं। ठीक है, अगले साल 2 एयर स्क्वाड्रंस रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, फिर हमारे टोटल जो स्ट्रेंथ है एयर स्क्वाड्रंस की 29 ही रह जाएगी, और सेंक्शन है 42। तो आइए लर्न एवरी डे के डे 4 में हम इंडियन डिफेंस सेक्टर को समझते हैं। हम यहाँ पर करंट इश्यूज लेंगे जो आपके प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए रेलिवेंट होंगे। करंट इश्यूज इस सीरीज में इसी तरह लिए जाएंगे, क्योंकि डे टू डे करंट इश्यूज जैसे मैं क्लास में कराता हूँ वो यहाँ पर कराना सही नहीं होगा। ये नहीं कहूँगा कि नहीं कराया जा सकता, सही इसलिए नहीं होगा कि भाई डे टू डे तो अब से आपका होगा। इश्यूज तो आपके, क्योंकि रिवीजन सीरीज है तो हम उन क्रक्स इश्यूज को लेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली रेलेवेंट हैं, उनसे क्वेश्चंस आए हैं और भविष्य में आने की संभावना है। ठीक है, संभावना ही जताई जा सकती है, क्योंकि भाई मैं पेपर नहीं बना रहा हूँ, ना मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो पेपर बना रहा है। ठीक है, ना ही दूसरे कोचिंग वाले जानते हैं। तो वो गारंटी भले ही बोले पर वो है एक संभावना। तो चलिए इसको समझते हुए चलते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 होगा। इसके बारे में आप वीडियो में ही आपको मैं समझा दूंगा, आप वीडियो को ही देख के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद दोबारा से इन क्वेश्चंस को देखिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अभी मैं एक बार आपके साथ ये पढ़ता हूँ। With reference to S-400 Triumph missile, consider the following statements. It is a mobile surface-to-air missile system designed by Russia. It can engage all types of aerial targets, including aircraft, unmanned aerial vehicles, and ballistic and cruise missile within the range of 400 kilometers. Which of the statement given above is or are correct? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बारे में हमने बात करी थी डे 2 में, एंड में मैंने कुछ करंट इश्यूज के बारे में बात करी थी, उसमें मैंने ब्रह्मोस के बारे में बताया था। इट इज डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया जॉइंटली। इट हैज अ फ्लाइट रेंज अप टू 500 किलोमीटर्स। इट ऑपरेट्स ऑन अ फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो गिवन कोड्स इज आर नॉट करेक्ट। उसमें करेक्ट है, इसमें नॉट करेक्ट है, ये गलती मत कर दीजिएगा। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 ए बी सी जो भी है, 2 ए बी सी जो भी है, आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो में ही इसका आंसर मिल जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल टाइप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, सुपरसोनिक क्या होता है? जो मार्क 1 से ऊपर जाए, मार्क 1 यानी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा जाए, और जो मार्क 5 से ऊपर जाए वो हाइपरसोनिक मिसाइल। डेवलप्ड बाय ब्रह्मोस एयर स्पेस। ठीक है, इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है, इंडिया का डीआरडीओ, रशिया का एनपीओ, वो साथ में आके इसको बनाए हैं। नेम फ्रॉम रिवर्स ब्रह्मपुत्र इंडिया एंड मॉस्को रशिया। इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर से वो ब्रह्म, और मॉस्को से मोस। अब ब्रह्मपुत्र ही क्यों? गंगा का ही नहीं, कावेरी का नहीं। कावेरी नाम से हालांकि इंजन बन रहा है, कब तक बनेगा भगवान जाने, बन ही रहा है। पर खैर, यही नदी क्यों? क्योंकि भैया दो दुश्मन, चाइना, पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान पे थोड़ी चलानी है ब्रह्मोस। ठीक है, ये चाइना को भी बोलने का तरीका है कि भैया ब्रह्मोस है हमारे पास, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना में। ठीक है, तो ये कि भैया बॉर्डर पर ब्रह्मोस रखी है, तो आई थिंक ये उसका भी एक इशारा है। स्पीड मार्क 2.8 टू 3, फास्टेस्ट है अभी तक मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट है, नॉट दी फास्टेस्ट, बट इट इज़ क्वाइट फास्ट एंड क्वाइट इफेक्टिव, इसलिए इसका एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है। ठीक है, इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी आ रही है, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वहाँ आपने रियल इफेक्ट देखा, इसका रियल प्रिसीजन देखा, और इसका
ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड ने, पूरी दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मदद से हम कितने इजीली उनके टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर पाए। रेंज 290 किलोमीटर्स, गाइडेंस इनर्शियल नेविगेशन जीपीएस एक्टिव रडार हो में, फ्लाइट प्रोफाइल फ्लाइट एंड फॉरगेट, क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व हो चुका है। लो अल्टीट्यूड सी स्किमिंग, सबमरीन में फिट की जा सकती है, सी स्किमिंग इजीली कर जाएगी। वॉर हेड 200 टू 300 kg, और ये वॉर हेड न्यूक्लियर भी हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं, किया जा सकता है न्यूक्लियर वॉर हेड। लैंड सी एयर, शिप सबमरीन एयर, ये सुखोई MKI में अब अभी फिट किया जा रहा है, सुखोई 30 में। की फीचर्स हाई एक्यूरेसी, हाई कैनेटिक एनर्जी, डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट, यानी जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे हमारा S-400 जिस पर भी क्वेश्चन था, आगे पढ़ेंगे भी, इनके लिए इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, तभी टारगेट पे हिट कर पाई, वरना पहली हवा में उड़ा दिया जाता। इसके वेरिएंट्स हैं ये, स्ट्रेंथन्स इंडियाज कन्वेंशनल डिफरेंस एंड प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। हमारा जो कन्वेंशनल डिफरेंस हम कभी पहली तो बार करते नहीं, हम हथियार क्या 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 बनाते हैं साहब, डिफरेंस है कि साहब दूर से बंदूक दिखा रहे हैं, हट जाओ, अब नहीं हटा तो मारनी पड़ेगी भाई, लेकिन हम पहले बार नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए अच्छा एक चीज और होती है, जो रेंज है वो कई बार चाइना या पाकिस्तान बताता नहीं नहीं ज़्यादा है मिसाइल की रेंज, तो वो हमारी बढ़ाई क्यों करेगा, सोचा है आपने? क्यों पाकिस्तान या क्यों चाइना ये बोलेगा नहीं साहब इनकी मिसाइल की रेंज ये कम बता रहे हैं, ये तो ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि ये भी अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस इसमें आते हैं, फॉरेन रिलेशंस हमारे उसमें आते हैं। हम अपने एनिमी की रेंज में ही मिसाइल डिप्लॉय करना चाहते हैं, ठीक है, हम फ्रेंडली नेशंस तक तो मिसाइल ले जाना नहीं चाहते, तो ये उसके लिए किया जाता है कि साहब ये देखो, ये इन्होंने मिसाइल तैयार करी है, तुम पर भी हमला करना चाह रहे हैं, भैया अगर नहीं चाह रहे होते तो उस मिसाइल की रेंज इतनी क्यों होती? समझ पा रहे हैं इसको? ये अभी प्रीलिम्स में सच डायरेक्ट काम नहीं आएगा, बट एक आइडिया मीन्स में शायद आप इसको किसी तरह इस्तेमाल कर पाए, और एक जनरल नॉलेज के लिए तो रखो ही भाई। हाँ, ब्रह्मोस 2.0 की तब भी बात करी थी, अभी इसको अच्छे से देख लेते हैं। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस भी बोला जाता है, ठीक है, जनरली इसको ब्रह्मोस 2.0 बोला जाता है। पर्पस क्या है इसका, जो लिमिटेशन है साइज और वेट की करेंट ब्रह्मोस की, उसको बेहतर करना, और डिप्लॉयमेंट इसका और ज़्यादा आप एयरक्राफ्ट्स में लगा सकें, इजीली लगा सकें, सबमरीन्स में लगा सकें, तो उसके लिए तेजस में, MiG-29 में, ठीक है। वेट इसका 1.3 टू 1.6 टन होगा, हाफ होगा ओरिजिनल ब्रह्मोस का, ठीक है। वेट कम हो, ज़्यादा स्टेल्थियर हो, ये जैसे जैसे अपडेट करेंगे, नेक्स्ट वर्जन लाएंगे, वो उसमें यही चीज़ होगी, और स्पीड ज़्यादा हो बेसिकली। आप पाएंगे जैसे यहीं पे स्पीड मार्क 3.5 है 2.8 और 3 के मुकाबले, एक और इसका नया वर्जन प्रपोज है, उसमें मार्क 5 से ज़्यादा है, वो हाइपरसोनिक है, बट अभी अगेन दिस इज इन डेवलपमेंट, दैट आइडिया इट सेल्फ इज इन डेवलपमेंट, ठीक है। लेंथ एंड साइज 5 to 6 meter long, 0.5 diameter, significantly smaller than current BrahMos. Range range 290 kilometer. Warhead 200 to 300 kg. Guidance and feature advanced INS satellite guide lower radar. ये रेंज, स्पीड, ठीक है, वेट, और आपका हाँ ये लॉन्च प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, और इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसी के स्टेटमेंट आ जाते हैं। और ये वाली चीज़ तो याद ही रखना भाई, फायर एंड फॉरगेट, ये ज़रूर याद रखना, अभी क्वेश्चन देख भी लिया, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसका आंसर जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। टेस्ट एंड प्रोडक्शन टाइमलाइन, फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट एक्सपेक्टेड 2026, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस में तो आ ही चुका है, ठीक है। हाँ, आपका स्टैटिक का भी करंट से इस तरीके से आ सकता है, तो ज्योग्राफी में भैया देख लेना, ब्रह्मपुत्र रिवर तो आप देखेंगे ही देखेंगे, वो तो देखना ही चाहिए, है ना। मॉस्कवा नदी और रशिया की जरूर देख लेना वर्ल्ड ज्योग्राफी में। प्रोडक्शन टारगेट इसका है 27 to 28, कि भाई आप इसको टेस्ट कर लें, फिर जो मास प्रोडक्शन आपको करना है बाद में, वो उसको 27 to 28 के दौरान ये हो जाए। पर होप
तब तक हो जाए। खैर इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर है तो मे बी टाइमली डिलीवरी हो जाए, वरना कावेरी इंजन तो कब से बन रहा है, बन ही रहा है, बनता ही जा रहा है, पर बन नहीं पा रहा है। खैर, strategic advantage, greater platform flexibility, improved strike density, strengthens India's rapid precision strike and deterrence capabilities. Again, आगे S-400, अगेन इसका क्वेश्चन भी यहीं से सॉल्व हो जाएगा। टाइप, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, स्टेटमेंट याद आ रहे हैं। ओरिजिन रशिया, अगेन स्टेटमेंट याद आ रहा है। रेंज अप टू 400 किलोमीटर्स, अल्टीट्यूड अप टू 30 किलोमीटर्स। रेंज और अल्टीट्यूड में मिक्स मत करिएगा। कैपेबिलिटी, टारगेट यूएवी, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। टारगेट्स एयरक्राफ्ट, यूएवी, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, लिख दीजिए आंसर कमेंट सेक्शन में। मिसाइल्स मल्टीपल टाइप्स, 4896, 9M96E2 फॉर लेयर डिफेंस। इंडियन एक्विजिशन, ये जरूर याद कर लेना भैया, कॉन्ट्रैक्ट 2018 में साइन हुआ था, डिलीवरी 2023 से 2025 के बीच में थी। ये जॉइंट वेंचर नहीं है, ये पूरी तरह रशिया में बन रहा है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। S-400 हम पूरी तरह इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया का सिस्टम है, ठीक। डिप्लॉयमेंट 5 रेजिमेंट्स फॉर एयरफोर्स फॉर्मिंग लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस शील्ड। ओके, जयपुर में एक इंडियन एयरबेस है, वहाँ रडार वडार आपको दूर से देखने को मतलब समझ में आते हैं, रडार जैसा कुछ है, ठीक है। एग्जैक्ट आपको ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा, बट वहाँ से दिखते हैं, कभी जाएँ तो देखिए। अच्छा, अब सुखोई 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टीलोर फाइटर एयरक्राफ्ट, मैंने बताया था सुखोई की डील जरूर हो, ये चर्चा में थी। Su-57, Su-57 क्यों, ये एक 5th जनरेशन फाइटर पायलट है। अब 5th जनरेशन फाइटर पायलट क्या होता है भाई, तो भाई जैसे चिप्स की अलग अलग जनरेशन्स हैं, वैसे ही फाइटर एयरक्राफ्ट्स की भी होती हैं, ठीक है। जो हमारे रिटायर हो रहे हैं MiG-21, वो 2nd जनरेशन है, हम 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं, इतना पुराना है वो, ठीक है। 1960s में आया था, अभी तक चला ही रहे हैं उसको, इतनी पुरानी गाड़ी नहीं चलाते, बट एयरक्राफ्ट चलाने पड़ रहे हैं, और वो इसलिए डेंजरस हो गया कि बचे ना बचे उसे उड़ा के गए, क्या हवा में इंजन खराब हो जाए, क्या दिक्कत हो जाए, क्रैश अक्सर होते हैं इंडियन पायलट्स को, तो ये अक्सर भुगतना पड़ता है ना, क्योंकि पैसा ही नहीं खर्च करना है, बाकी नेताजी को खाने के लिए पैसा खूब है। खैर, अच्छा जनरेशन में एक चीज़ याद रखिएगा, जो राफेल है वो 4.5 है। अब इकलौता 4.5 इकलौता इस जनरेशन में जो 0.5 करके है, वरना 1 2 3 4 4.5 5 एंड 6, जो 6 अभी डेवलपमेंट में है, डेवलप नहीं हुआ है, उसमें एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अगेन वो एक आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट में है, अभी कई देश उसको डेवलपमेंट करने के प्रोसीजर में है। अब डेवलप्ड बाई सुखोई रशिया, नेटो ने काहे दिया है पता नहीं, दे दिया है, फैलन कहते हैं नेटो वाले, वही अमेरिका ब्रिटेन, वही नेटो कंट्रीज, ठीक है। मतलब सुखोई नहीं बोला जा रहा होगा, जबान लड़खड़ा रही होगी, तो Su-57 तो बोल सकते हैं। खैर फैलन नाम दिया है, काम नहीं है उन पे। चलो ये यार दोबारा आ गया, इसको इधर देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लाइट 2010, रोल एयर सुपेरियरिटी, डीप स्ट्राइक, मल्टी रोल ऑपरेशंस, स्टेल्थ शेपिंग। अच्छा स्टेल्थ शेपिंग यहाँ लिख तो दिया, लेकिन बाकी जो फिफ्थ जनरेशन ऑब्वियसली स्टेल्थ में प्रीवियस जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट उनसे बेहतर है, बट 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 हम बात कर रहे हैं Su-57 की। Su-57 की अपने जो कंपैरेटिवली जो दो हैं, J-20 चाइना का, F-35 अमेरिका का, भी आगे हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। उनके मुकाबले उतना स्टेल्दी नहीं है, वो बेहतर है। F-35 तो सबसे बेहतर है, ठीक है, लेकिन मैन्यूवरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है उनके मुकाबले में, जो मैं कह सकता हूँ कि भाई इंडियन फाइटर पायलट्स के फेवर में भी है, क्योंकि हमारे अभिनंदन जी ने, ठीक है, F-16 उड़ा दिया था मिग से, और डॉग फाइट में भाई इंडिया मतलब टॉम क्रूज से भी बेहतर है हमारे फाइटर पायलट्स, ये कहा जा सकता है। खैर एवियोनिक्स, ये रडार, इंटरनल वेपन बेस, इंजन जरूर भाई AL-41F1, ये
इसको एक बार निगाह से गुजार लीजिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है इंजन। इंजन तेजस का याद रखना अभी, क्योंकि तेजस का इंजन अभी तक हम लोग सोच रहे हैं कि कावेरी इंजन बनेगा तेजस में लगाएंगे, कावेरी इंजन बनेगा तेजस में लगाएंगे, बन ही नहीं पा रहा, क्या लगाएंगे, तो अमेरिका से लेते हैं भाई हम। हाँ जी, तेजस इंडियन एयरक्राफ्ट, उसमें इंजन अमेरिका का है, तो हम डब्बा बना रहे हैं बेसिकली। खैर, स्पीड मार्क टू, ऑपरेशनल स्टेटस लिमिटेड इंडक्शन इन रशियन एयरफोर्स, ये भी एक इसका लिमिटेशन है। ठीक है, ये भी रीज़न है कि हम डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि J20 का अच्छा खासा इंडक्शन है, F-35 अच्छा खासा इस्तेमाल हो चुका है, उसका डिप्लॉयमेंट बहुत हाई है, तो हम उसकी लिमिटेशंस भी समझते हैं। ठीक है, वो एक मशीन को कई बार चला चुके हैं, तो हम उसके सारी चीज़ें समझते हैं कि हाँ अच्छा, ये यहाँ पे ये दिक्कत आती है इस तरीके की कंडीशंस में, या वेदर कंडीशंस में इसके साथ ये इश्यूज आ सकते हैं, तो उनसे कैसे डील करना है वो भी निकाल लिया जाता है। यहाँ पर ये कमी इसकी है। कंपैरिजन रशिया's counterpart to F-22 F-35 strategy के maintain air dominance and counter western fifth gen fighters। अब इसका हम जरा कंपैरिजन देख लेते हैं जो बाकी फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स हैं। Su-57 एयर सुपीरियरिटी मल्टी रोल, F-35 मल्टी रोल एयर स्ट्राइक, J-20 लॉन्ग रेंज एयर डोमिनेंस। ठीक है, J-20 लॉन्ग रेंज एयर डोमिनेंस, ठीक है, डॉग फाइट नहीं, लॉन्ग रेंज एयर डोमिनेंस। F-35 बेस्ट स्टेल्थ, मैं बता ही चुका हूँ। J-20 गुड फ्रंटल स्टेल्थ, अगेन। Su-57 लो स्टेल्थ एंड हाई एजिलिटी, इस चीज़ को हम बता ही चुके हैं। Su-57 मोस्ट एजाइल थ्रस्ट वेक्टरिंग, ठीक है। J-20 फास्ट लेस एजाइल, F-35 लीस्ट एजाइल, रिलाइज ऑन सेंसर्स, ओवर रिलाइज ऑन सेंसर्स बेसिकली। ठीक है, आगे AI आएगा तो शायद कुछ बेहतर हो, बट इस मामले में F-35 के साथ दिक्कत है। ठीक है, उतना एजिलिटी नहीं है, और जो हमारे और हमारे पड़ोसियों के वॉरफेयर्स होते हैं, बेसिकली पाकिस्तान से जो होते हैं, वी नीड अ एजाइल एंड हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड स्टेल्थ, कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा डालेगा वरना। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमें चाहिए। तो इट विल बी अपॉन द एक्सपर्ट्स टू डिसाइड वेदर टू मेक द डील और नॉट, बट आई होप, ये पर्सनल ओपिनियन, कि Su-57 की डील हो जाएगी, या अगर नहीं हो चुकी है तो, क्योंकि मैंने डे 2 में भी बताया था बहुत बड़ा कैबिनेट आया था, इतना बड़ा कैबिनेट, जो मतलब डेलीगेशन, बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था, उसमें पूरा कैबिनेट आया था बेसिकली। सो बहुत सारी डील्स हुई हैं, Su-57 तो एक बहुत छोटी डील हुई होगी उसमें। खैर, देखते हैं क्या होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता कुछ नहीं कह सकते। सो एवियोनिक्स एंड सेंसर्स, F-35 इस मामले में ऑब्वियसली सबसे आगे है, J-20 अपने आप को बेहतर कर रहा है, Su-57 अगेन इसमें पीछे, एडवांस है वो, फिफ्थ जनरेशन है वो, लेकिन अपने ये जो कंपेरेटिवली पीछे है। ठीक है, ये रेस में भैया आए तो थर्ड है, पर वो जो फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले धीमे, वैसे तो थर्ड है, बाकी सबसे तो तेज ही है, समझ रहे, उस तरीके से। अब इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रंस के बारे में मैंने पिछली बार भी कंसर्न जो है वो बताया था डे 2 में, अब फिर से आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। हाई प्रोबेबिलिटी क्यों है? क्योंकि 2 एयर स्क्वाड्रन रिटायर होंगे, और एयर स्क्वाड्रन की हम कमी से जूझ रहे हैं। जैसा कि ये मैंने अभी आपको बोला था, 1960 से हम ड्रॉप हो गए 29 एयर स्क्वाड्रन, को अगले साल हो जाएंगे, अभी 31 है। ठीक है, ये लोएस्ट लेवल है 1960 से, मतलब 71 के युद्ध में हमारे पास इससे ज़्यादा एयरक्राफ्ट थे जो अभी हैं, समझ रहे हैं ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। और उसमें भी सिर्फ ये इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ज़्यादातर एयरक्राफ्ट जो हैं भी ऑपरेशनल, वो बहुत पुराने हैं, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं, वो फिफ्थ जेन फाइटर्स नहीं है, वो 4.5 जनरेशन वाले राफेल भी नहीं है। राफेल हैं हमारे पास, बहुत कम है, सारे थोड़ी राफेल के हैं हमारे पास। हमारे पास ट्विन जेट नहीं है, सिंगल जेट है। ट्विन जेट आपके ज़्यादा थ्रस्ट देता है, तो वो नेवी के लिए ज़्यादा बेहतर है। तेजस वहाँ पे इतने इजीली डिप्लॉय नहीं किया जा सकता,
और तेजस में इंजन भी अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अभी तक अपना इंजन नहीं बना पाए हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं। तो बेसिक ऑपरेशनल यूनिट ऑफ एयरक्राफ्ट होती है, वो मैं बता ही चुका हूँ, 12 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें, सेम टाइप के ज़्यादातर। पायलट्स होते हैं, ग्राउंड क्रू होता है, सपोर्ट पर्सनल होता है, पूरा एक स्क्वाड्रन, एक तरीके से एक पूरी टीम होती है। ठीक है, वो क्या उस पूरे, जैसे सोल्जर्स आप देखते हैं फिल्मों में कि एक पूरी उनकी टीम है, एक वहाँ ग्राउंड सपोर्ट वाली टीम है जो कम्युनिकेशंस कर रही है, एक जा रहे हैं, वैसे ही आप एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, तो सबका अपना अपना एक एयरक्राफ्ट है, एंड देयर इज अ ग्राउंड टीम, देयर आर सम मेंबर्स, उसका एक स्क्वाड्रन लीडर भी होंगे। ठीक है, उस तरीके से होता है। केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस एंड टैक्टिकल मिशंस, जस्ट लाइक द ग्राउंड फोर्स। अब सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 42 स्क्वाड्रंस की है एज पर इंडियन एयरफोर्स प्लान। सैंक्शन कितने हैं? 42, मतलब 42 होने चाहिए, ऐसा है कितने? ये हो जाएंगे। अच्छा, सैंक्शन भी जो है, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो ये भी कम है, क्योंकि हमको उनका, अकॉर्डिंग टू दोज डिफेंस एक्सपर्ट्स, भाई टू फ्रंट वॉर की हाई प्रोबेबिलिटी है इन टूडेज सिचुएशन, कि भाई चाइना पाकिस्तान के साथ इकट्ठा युद्ध हो। अब तो ऐसा लग रहा है शायद बांग्लादेश भी कूद जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमें 50+ चाहिए, यहाँ तो उसका आधा हुआ जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखते चलिएगा। अच्छा, इससे क्वेश्चन आने की अगेन हाई प्रोबेबिलिटी है, इसलिए ये चीज़ें याद रखिएगा कि एयर स्क्वाड्रंस कितने हैं, सैंक्शन कितने हैं, करेंटली कितने हैं, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। 31 जो एयर स्क्वाड्रन सब एक्टिव हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट टाइप्स क्या हैं? सुखोई, MKI, मिराज, राफेल। ठीक है, राफेल के तो अभी आए हैं। ठीक है, MiG-29, तेजस, A-29 हेलीकॉप्टर्स। अपकमिंग रिटायरमेंट्स, दो MiG-21 अभी अगले साल रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद 29 बचेंगे। अगेन, IAF इज अंडर स्ट्रेंथ फॉर अ ट्विन फ्रंट वॉर सिनेरियो विद पाकिस्तान चाइना, बता ही चुका हूँ। नीड रैपिड इंडक्शन ऑफ तेजस, राफेल। मैं कहूँगा राफेल, लेकिन बट हाँ, तेजस बोलते हैं, और वहाँ पे भी तेजस ही भाई, अगर मिल जाएगी गलत मत कराना, तेजस चाहिए। बट हाँ, कावेरी इंजन के साथ तेजस मिले तो यस, दैट विल बी बेटर, और ट्विन जेट मिले तो बेहतर है। बट राफेल 4.5 है, तो ऑब्वियसली। और राफेल को लेने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि उसकी स्पीड, और वो हमारे जो चैलेंजेस हैं उनको भी सूट करता है ना, और टू फ्रंट वॉर से डील करने में इजी रहे, मतलब वो कंपेरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट्स। और सुखोई तो रहेगा ही रहेगा। MiG-21 जो रिटायर हो रहे हैं, तो दद्दू के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, दद्दू क्या करे हैं। ठीक है, टाइप सुपरसोनिक ये है ना, और सेकंड जनरेशन है भाई ये, है ना, सेकंड जनरेशन में सारे सुपरसोनिक। ओरिजिन सोवियत यूनियन। ठीक है, इंडक्शन 1963 तब से चल रहे हैं, अगेन मैंने बताया था 1960 से चल रहे हैं। और अब मतलब इतनी पुरानी गाड़ी नहीं चलाते हैं लोग, बल्कि चलाते क्या नहीं है, चलाने दिया नहीं जाता है, सरकार उस पर बैन लगा देती है, भैया 10 साल से पुरानी गाड़ी, एयरक्राफ्ट चलाना पड़ रहा है। सोचिए कितना मुश्किल और कितना डेंजरस होता होगा पायलट्स के लिए इतना पुराना एयरक्राफ्ट चलाना। इंटरसेप्टर रोल, इंटरसेप्टर, एयर सुपेरियोरिटी, ग्राउंड अटैक। इंजन ये भी सिंगल इंजन है। ठीक है, वो टर्बोजेट सिंगल इंजन कह रहा हूँ, वो सिंगल जेट इंजन। डेल्टा विंग डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड परफॉर्मेंस, सिंपल, रग्ड, लाइट वेट। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड जनरेशन है, बहुत ज़्यादा हाईटेक नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उसका मेंटेनेंस भी कम है, ये भी एक बात है। अच्छा हाँ, ये बात उधर भी आती है F-35 और सुखोई 57 के साथ। F-35 बहुत हाई मेंटेनेंस है, वो महंगा भी ज़्यादा है, उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा महंगी है। ठीक है, सुखोई की उतनी नहीं है, क्योंकि वो सेंसर बेस्ड ज़्यादा है, तो उसके उन सेंसर्स को बार बार आपको ठीक करते रहना है ना, मेंटेन रखना है उस चीज़ को। सिमिलर टू कार। ठीक है, हाई मेंटेनेंस कार, लो मेंटेनेंस कार, थोड़ी रग्ड होगी वो, उसका लो मेंटेनेंस होगा, जीप वीप का लो मेंटेनेंस होगा। जो हाई टेक एकदम सेंसर वेंसर सब पूरा एकदम कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है, उसमें ऑब्वियसली मेंटेनेंस महंगा पड़ेगा, ज़रा सा कुछ ख़राब होगा आपको बहुत महंगा पड़ेगा उसका, वही चीज़ है।
अच्छा, इसके ऑपरेशनल हाइलाइट्स एक बार दद्दू की देख लेते हैं। फॉर्ट इन 1965, 71 कारगिल। कारगिल में इसमें इसका अच्छा खासा योगदान रहा था, और 65 71 में तो रहा ही रहा था। एयर टू एयर किल्स ग्राउंड टेक्नीशियंस। राफेल के बारे में भी जरा देख लेते हैं। राफेल डसॉल्ट, राफेल है ना, डसॉल्ट इसका, ये फ्रांस के उसके ऊपर है। और अगेन मैं बता चुका हूँ, इसको मैं लिख भी देता हूँ। 4.5 इकलौता यही है। 1 2 3 4 4.5 5 6 काहे, पता नहीं है, याद कर लेना, पूछा जा सकता है। रोल, एयर सुपेरिटी, ग्राउंड स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिलीवरी, रिकॉनेसेंस, मैरीटाइम स्ट्राइक। नेवी के लिए राफेल एक्चुअली बेहतर है, अभी तक सबसे बेहतर साबित हुआ है। हमारी इंडियन नेवी की बात कर रहा हूँ। इंजन्स आप इसको देख लीजिएगा। एवियोनिक सेंसर, ठीक, एयर टू ग्राउंड, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स, ठीक। 36 जेट डिलीवर्ड अंडर 2016 कॉन्ट्रैक्ट। कितना? 36। ये 3 स्क्वाड्रंस, 17 101 102, 3 स्क्वाड्रन हमारे पास राफेल के हैं, ठीक है। और ये पुरानी स्थिति से काफ़ी बेहतर है, हालांकि हमें नंबर्स अभी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ओमनी डायरेक्शनल मल्टी रोल, हाई एजिलिटी, मार्क 1.8 प्लस। स्पीड जरूर देख लीजिएगा, सुखोई की एक बार स्पीड फिर से देख लीजिए। मार्क 2, इसकी 1.8, ऑलमोस्ट सेम नहीं है, अंतर होता है बहुत। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर कंपैटिबल, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, स्ट्रेंथन्स इंडियाज ट्विन फ्रंट कॉम्बैट रेडीनेस, ठीक है। ट्विन फ्रंट इज अ सीरियस इशू फॉर इंडिया। कॉम्प्लीमेंट्स सुखोई एंड तेजस इन इंडियन एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स फ्लीट। अब इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की मैंने बात करी थी, ठीक है। अच्छा, एक जो मीम चलता है ना आजकल, चल रहा है ना, अमीर का क्या बोलता था, क्या हो तुम, है ना, हम बोलते हैं तुम क्या हो भाई। तो हम अमेरिका को भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स करते हैं, पर इससे पहले आप खुश हो, है ना, कि भाई अमेरिका क्या बोलता था उस पर आए। तो भैया अभी भी हम कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? पहले से बेहतर हुए, पर अभी भी बहुत काम बाकी है। अमेरिका का जो डिफेंस प्रोडक्शन है ना, वो उसकी जीडीपी में 11% कंट्रीब्यूट करता है। जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, कितना? 11%। उसकी जीडीपी कितनी है? 30.5 ट्रिलियन डॉलर्स, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। कई जगह वो 27.5 भी है, पर आईएमएफ के हिसाब से वो 30.5 है। ट्रिलियन डॉलर्स का 11%, ठीक। हमारी कुल जीडीपी 4.2, ठीक। उसका मैन्युफैक्चरिंग हमारी 4.2 का बता रहा हूँ, का जो, और सारी मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन बोले, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग देखें तो भी वो मिला के 14 से 16% के बीच में है मैन्युफैक्चरिंग। एक तरफ है 4 ट्रिलियन का 14%, एक तरफ है 30 ट्रिलियन का 11%। और ये मैन्युफैक्चरिंग की भी बात नहीं कर रहे हैं हम। समझ रहे हैं कितनी बड़ी समस्या है? हम आज भी कितने डिपेंडेंट हैं, कि हमारी कुल मिला के जो मैन्युफैक्चरिंग है, या कुल मिला के बल्कि हम कहें पूरी जीडीपी है, उतने का वो डिफेंस प्रोडक्शन कर दे रहा है। इसलिए वो आगे है, इसलिए वो इंटरनेशनल रिलेशंस में इतना आगे है, इसलिए वो टेरिस लगाता है। ये ताकत ऐसी नहीं आ जा रही है। वो हथियार बेच रहा है। मैंने अभी बताया तेजस का हमारा इंजन अमेरिका का से आता है, तभी तो टेरिस वगैरह लगा पा रहा है। अगर ये स्थिति ना हो, भारत लगा पाएगा क्या टेरिफ्स? इंडिया टेरिफ्स लगाने की हालत में नहीं है। तो इंडिया टैरिफ लगाएगा तो वो कहेंगे ठीक है भाई, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन अमेरिका टैरिफ लगा सकता है, क्यों? उसके पास इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल पावर है।
दैट्स द रियल पावर, है ना। वो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है कि इतने सारे देश उसके डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। अभी आगे उस चीज़ को देखेंगे हम। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट फिगर्स, अभी हम लोगों ने पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी अच्छा किया है, ठीक है। 23,622 का हमने इस साल यूएस डॉलर्स में 2.76 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए हैं। 12% हमारा इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, ठीक है, 2023 टू 24 के मुकाबले। ग्रोथ ओवर टाइम हमारा अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, ठीक है। 34 फोल्ड इंक्रीज ओवर अ डिकेड, ठीक है, ग्रोथ हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, पर अभी हमें और आगे जाना है। इसलिए बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, भूल ना जाएं, ठीक है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ये बड़ा फैक्टर रहा है, ठीक है। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि मैंने तब भी बताया था, जो हमारे चीफ एयर मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह जी, उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को कई बार इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत धीरे धीरे होता है। इनफैक्ट ये खैर कई सारे इंस्टीट्यूट्स का, क्योंकि मुझे पता है तो मैं यहाँ बता, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को कुछ रिसर्च करना है, ठीक है। अभी कोरोना टाइम पे कुछ आपको वैक्सीन से रिलेटेड रिसर्च उनको करना था, 2 बोतल एसिड भी मंगाने हैं, पहले मिनिस्ट्री में फाइल जाएगी, फिर वहाँ से वापस आएगी, फिर इतने चेक्स एंड वो होगा, तब तक सब कुछ हो जाता है। डिलेज बहुत होते हैं, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस के नाम पे डिलेज बहुत होते हैं। प्राइवेट में वो चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए प्राइवेटाइजेशन यहाँ कहीं, यहाँ पे मतलब जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन से हमको डिफेंस सेक्टर में और वैसे ओवरऑल इकोनॉमी में, पर डिफेंस सेक्टर में भी फ़ायदा हो रहा है। अब ग्लोबल रीच हमारी, इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू 80 कंट्रीज अक्रॉस अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड अमेरिका एंड ओशियाना। Include ammunition, arms, subsystems, parts, components ranging from radars, torpedo, loading systems, night vision devices to simulators. हालांकि हमारे अपने सोल्जर्स के पास इनकी थोड़ी कमी है, स्पेशली जो विंटर्स में, विंटर से डील करने के लिए सियाचिन में या बाकी जगह पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर है, पर अभी भी हम उसमें कुछ पीछे हैं। वो हमारे सोल्जर्स का हिम्मत है, सोल्जर्स हमारे नंबर 1 है, दैट्स फॉर श्योर। मतलब अमेरिकन सोल्जर्स भी यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं उनसे, सो दे आर द नंबर 1, बट टेक्नोलॉजिकली ही वो पीछे हैं। अगर उनको वो टेक्नोलॉजी भी दी जाए, आर आर्मी इज गोइंग टू बी द नंबर 1। मेजर हमारा जो है ना, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट्स काफ़ी हो रहे हैं, स्पेशली अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो मैंने अभी बताया था, क्योंकि उससे और ज़्यादा वो हाईलाइट हो गया है कि वो कितनी मतलब इजीली हमने टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए हैं। इंडिया इज क्लोज टू फाइनलाइजिंग $450 million deals to export BrahMos cruise missiles to countries like Vietnam, Indonesia, boosting strategic defense ties. इंडोनेशिया को हम अक्सर हथियार बेचते रहे हैं, स्पेशली नेवी से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि वो एक आइलैंड से बना हुआ पूरा देश है, अलग अलग आइलैंड्स हैं। तो नेवी से रिलेटेड तो हम ऑलरेडी काफ़ी सारे इंडोनेशिया से कर चुके हैं, वियतनाम से भी हम कर रहे हैं। अब ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस ब्रह्मोस हम चिल्ला लें, पर ब्रह्मोस इंडिया ने अकेले डेवलप नहीं करी, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया और रशिया ने मिलकर करी है। कौन सी नदी के ऊपर? मॉस्को, याद रखना, पूछा जा सकता है। टॉप इंपोर्टर्स कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल, जर्मनी हैव इमर्ज्ड एज की बायर्स ऑफ इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स। यूनाइटेड स्टेट्स को देखना थोड़ा हास्यप्रद है, ठीक है, पर अभी आगे दिखाऊंगा मैं फैक्ट, है ना। अभी फिर से कुछ मत हो जाना, अमेरिका क्या कहता था, है ना। तो पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्ट्रीमलाइन लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट ऑथराइजेशंस, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, ठीक है, कई सारी तो ऐसी चीज़ें जिससे हम बोफोर्स को, सॉरी, हाँ भाई हिलो मत कैमरा, हाँ, बोफोर्स को हमने धनुष बना दिया, यानी जो बोफोर्स इटली से जो तोप आई थी, ठीक है, आर्टिलरी गन, तो उसको हमने एक अपग्रेडेड इंडियन वर्जन बना दिया धनुष, उसको हम काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारे टॉप जो एक्सपोर्ट्स आर्टिलरी गन से, उसमें वो नंबर 1 है। तो ऐसे कई सारी चीज़ों को हम, जो फॉरेन से ही आई टेक्नोलॉजी हैं, उन्हीं को अपग्रेड करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूचर टारगेट, इंडिया एम्स टू इंक्रीज डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू 50,000 करोड़ बाय 2029, नियरिंगली डबलिंग द करेंट लेवल, जो कि ज़रूरी है हमारे लिए।
इंडियाज पोजीशन इन डिफेंस एक्सपोर्ट, इंडिया टॉप 25 में आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आफ्टर शार्प राइज इन डिफेंस एक्सपोर्ट्स ओवर द पास्ट डिकेड, इंडिया शेयर इन ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स इज स्टिल स्मॉल, 1-2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, सिर्फ 1 और 2%, compared with the major exporter like again यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड जर्मनी। इनकी रैंकिंग्स में अभी दिखाऊंगा, देख के हैरानी होगी, स्पेशली यूएस की, उससे काफ़ी सारी चीज़ें भी समझ में आएंगी आपको, अभी मैं समझाता हूँ। Despite being a relatively small exporter, India's defense exports have grown rapidly, reaching record figures around 23,600 crore, हम ये देख चुके हैं, and supplying to about 90 plus countries। अब देखिए टॉप डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हाँ जी, क्या कह रहे थे अमेरिका के बारे में, क्या कह रहा कौन है ये? 43% ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट, 43%। ठीक है, क्यों चाहेगा अमेरिका युद्ध रुके? अगेन मैंने बताया था 11% है उसकी जीडीपी का सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, 11% मायने रखता है इंडिया की जीडीपी जितना। क्यों चाहेंगे युद्ध रुके? वो तो नोबेल प्राइज होने चाहिए, और वो फीफा ने पकड़ा भी दिया कि ले भैया, जैसे ही बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, वो भैया चुप हो जा, रो मत, तो पकड़ा दिया। बट दिस इज द ट्रूथ, उनका चल ही इसी से रहा है। दुनिया में अगर शांति हो जाएगी, ये लोग क्या करेंगे? फ्रांस, फ्रांस से तो खैर हम भी ले रहे हैं डसॉल्ट राफेल, वैसे तो यूएस से भी ले रहे हैं। रशिया, रशिया से तो हमारे मेजर, रशिया का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर है डिफेंस में वो इंडिया ही है, 7.8%। चाइना भी अच्छा खासा कर रहा है, चाइना जबकि हमारा पड़ोसी है, वो एक टाइम पे हमसे इकोनॉमिकली काफ़ी पीछे था, पर वो काफ़ी आगे निकल गया, और वो एक लेसन है हम लोगों के लिए। जर्मनी 5.6%। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कवर करेंगे, और इसको पढ़ते जरूर रहेंगे, और इसको बार बार रिवाइज करते हैं। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस का मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसका सही जवाब होगा मैं उधर हार्ट दे दूंगा। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि आपका सही है कि नहीं। और कोई आपका डाउट हो, आप और कुछ चाह रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और भी जो आपके सजेशंस हो, प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट्स आई होप आप अच्छे से कर रहे होंगे, आपने ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे। ठीक है, आगे हम कल डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से आप चाहें तो वो चैप्टर ऑलरेडी थोड़ा सा कर सकते हैं कवर, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। उसको हम एक स्पीडली रिवीजन करेंगे। चलिए मिलते हैं कल। लर्न एवरी डे।